हाँ, तो आज हम 10वां पाठक का बच्चों आगे जो बचे हुए श्लोक हैं उनको समझेंगे। चले मंगलम से शुरू करते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीतिसत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। गुरुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। हाँ बच्चों, तो अब देखो हम लोग आज चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आज चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं बच्चों। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्। तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं। तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। इस तरह से श्लोक को अच्छे से शुद्ध उच्चारण करेंगे। फिर से एक बार देख लें। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्। तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। अब इनको हम पहले लिखते हैं और पूरा समझ लेते हैं हम। यहाँ पर अब लिखने का कार्य होगा बच्चों। पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं पहले हम यहाँ पर। हाँ, बढ़ेंगे आगे बच्चों। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ शब्दार्थ भी लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना शब्दार्थ के तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इसी का हम यहाँ पर हिसाब बना रहे थे बच्चों कि शब्दार्थ कैसे हम लोग लिखें। यहीं पर बनाते हैं शब्दार्थ के लिए स्थान, तब तो शब्दार्थ लिखेंगे। केवल काफी बताता है। शब्दार्थ लिखना है यहाँ पर बच्चों। और ये आगे तो सभी भावार्थ ही भावार्थ हैं बच्चों। यहाँ पर देखो शब्दार्थ बने हुए हैं। ये यहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ हैं, फिर भी हम फिर से इनको मिटा करके फिर से लिखेंगे। यहीं पर शब्दार्थ लिखते हैं हम।
क्योंकि बिना शब्दार्थ के बच्चों अर्थ समझना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्। इसी का भावार्थ लिखना है बच्चों। चलो लिखते हैं। गृहम मतलब घर। तीसरे का भावार्थ, चौथे का आज भावार्थ यहीं से शुरू करते हैं हम सब। शब्दार्थ पहले लिखेंगे। जीर्णम, जीर्णम का मतलब है टूटा फूटा या पुराना। जीर्णम का मतलब होगा टूटा फूटा या पुराना। और वृष्टिम मतलब होता है वर्षा। वृष्टिम। वृष्टिम का अर्थ है बच्चों वर्षा। अभी आ रहा है, आपका स्क्रीन अभी बना रहा है, अभी दिखा देंगे। वारैतुम अगला शब्द है बच्चों। वारैतुम। वारैतुम का अर्थ है रोकने में या रोकने के लिए। निवारण करने में, रोकने में या रोकने के लिए, दोनों बनता है। और आगे है क्षमाम। क्षमम का मतलब होता है बच्चों समर्थ, कैपेबल, जो कर सके उसको कहेंगे समर्थ। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तथापि में दो शब्द हैं बच्चों। इसको तथापि को अगर हम लिखेंगे, लिख करके सब समझा दे रहे हैं, नहीं तो पता चला कि आपको मुश्किल आए। तथापि दो शब्द हैं इसमें, तथा और अपि। तथा मतलब होता है फिर, अप मतलब भी। तथा अप क्या मतलब हुआ, फिर भी। कर्मवीरत्व मतलब कर्मवीरता। न नश्यति, नश्यति शब्द को जरूर लिख देंगे यहाँ पर हम। नश्यति शब्द का अर्थ है नष्ट होती है। नश्यति। नश्यति का अर्थ होगा नष्ट होती है। तो इस श्लोक के ये सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख रहे हैं हम। इनको सबको आप लिख लीजिए, जिससे कि शब्द का अर्थ पता रहे और हम आगे भावार्थ भी आसानी से कर लें। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी को जानना बहुत आवश्यक होता है। बिना उसके हम नहीं कुछ कर सकते हैं बच्चों आगे काम। हाँ, उसके आगे काम नहीं कर सकते बच्चों। हाँ,
नश्यति मतलब नष्ट होती है। इस तरह से देखिए हमने सभी शब्दार्थ यहाँ छोटा करके स्क्रीन आपको दिखा दे रहे हैं। ये पूरा सब शब्द इसमें आ गए। ये सारे शब्द मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखे। जो छोटा हो, जो छूट गया हो आपका शब्दार्थ यहाँ से नोट कर लें, जिससे कि अब भावार्थ समझने में हम लोगों को मुश्किल न आए बच्चों। अब हम चौथे श्लोक के भावार्थ पर पहुंच रहे हैं। अर्थ को लिख लिए होंगे, तो मैं भावार्थ के पास पहुंच रहा हूं बच्चों, जिससे आप भावार्थ भी इसका अच्छे से समझ लें। बिना भावार्थ के कैसे समझ पाएंगे? भावार्थ तो बहुत जरूरी चीज है, उसको समझना होगा बच्चों को। देखो पहुंच गए बच्चों, अब चिंता करो। ये चौथा श्लोक है, ये चौथा श्लोक है और भावार्थ दिख रहा है आपको, लिखिए इसको। गृहं जीर्णं न वर्षासु, नोट करेंगे बच्चों। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। लिखेंगे यहाँ पर, उनका घर, उनका मतलब किसानों का, उनका पुराना घर वर्षा काल में बरसात का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता। मतलब टूटा फूटा घर रहता है, पानी बरसता है तो आधा पानी तो घर के अंदर ही चला जाता है। ऊपर खपरेल या छप्पर जो रहता है उसमें पानी रोकने की, जोर से पानी बरसता है तो पानी रोकने की क्षमता नहीं होती है बच्चों। जिसके अंदर क्षमता न हो उसको अक्षम कहेंगे। तो उनका पुराना घर वर्षा काल में बरसात का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता। कहा इतना होने पर भी वे हाथ पर हाथ धरे रोने नहीं लगते हैं बच्चों। फिर भी किसानों की कर्मवीरता, कर्मवीरता मतलब कार्य करने की बहादुरी, नष्ट नहीं होती। कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। अच्छे से भावार्थ लिख लें। उनका पुराना घर, उनका पुराना घर वर्षा काल में बरसात का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। लिख लें इसको, जिससे कि हम पांचवें श्लोक की तरफ आगे बढ़ें बच्चों। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। उनका पुराना घर वर्षा काल में बरसात का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। ये पांचवें श्लोक का भावार्थ है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवें श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। पांचवें श्लोक की तरफ पहुंचेंगे। पांचवा श्लोक देखेंगे। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि
सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अब इनका शब्दार्थ लिखना है बच्चों। इनका शब्दार्थ लिखते हैं हम लोग। पांचवें का शब्दार्थ यहां से लिखना शुरू करते हैं। हाँ, पांचवें का शब्दार्थ लिखेंगे। अच्छे से देखकर शब्दार्थ लिखेंगे बच्चों। धरित्री सरसा जाता ये आशुष्का कंटकावृता। हाँ, शब्दार्थ लिखना है हमको। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। क्षेत्राणि, क्षेत्राणि का मतलब होगा बच्चों खेत। बहुत सारे बहुवचन का प्रयोग है। क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि बहुवचन है ये। खेत। श्रमेण शब्द दिया गया है। श्रमेण का मतलब है, श्रमेण का मतलब है मेहनत से, परिश्रम से। और आगे दिया है सस्य पूर्णानि। सस्य पूर्णानि भी दिया गया है बच्चों। इसके बाद सस्य पूर्णानि भी लिखेंगे। सस्य पूर्णानि का अर्थ है फसलों से भरे, फसलों से भरे हुए। सर्वदा मतलब हमेशा। धरित्री मतलब धरती। सरसा मतलब रसयुक्त, हरी भरी। लिख देते हैं उसको भी। सरसा मतलब, सरसा का मतलब लिखेंगे सरस, अर्थात हरी भरी। और नीरसा का मतलब होता है सूखी, जिसमें कोई रस नहीं है। सरस का नीरस विलोम शब्द है बच्चों। नीरसा मतलब नीरस। नीरस का अर्थ है सूखी हुई। ये पांचवें का आपको मैंने शब्दार्थ सब लिख दिया। सभी शब्दार्थ आप लिख लीजिए इसका। शब्दार्थ नोट कर लें। क्षेत्राणि मतलब खेत। श्रमेण का अर्थ है मेहनत से। सस्य पूर्णानि मतलब फसलों से भरे हुए। और सरसा मतलब सरस, हरी भरी। नीरसा मतलब सूखी। अब इसका भावार्थ लिखेंगे बच्चों। इसका हमें भावार्थ लिखना है। ये पांचवें का भावार्थ मैं दिखा रहा हूं। ये भावार्थ है, नोट करेंगे।
देखेंगे अच्छे से। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। भावार्थ है इसका, ध्यान से देखें बच्चों। उन दोनों, दोनों मतलब महिला किसान और पुरुष किसान की मेहनत से, उन दोनों महिला किसान और पुरुष किसान की मेहनत से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। और जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है, कंटकावृता मतलब कांटों से भरी हुई। कंटकावृता का अर्थ है कांटों से भरी हुई, शब्दार्थ में लिखा हुआ है आपके। जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई रहती है वो क्या हो जाती है? सरसा जाता, वह हरी भरी हो जाती है, सरस हो जाती है, रस से युक्त हो जाती है। नीरस जमीन सरस हो जाती है, सूखी जमीन हरी भरी हो जाती है। उन दोनों अर्थात महिला किसान और पुरुष किसान की मेहनत से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है वह हरी भरी हो जाती है। यह भावार्थ है इसका, लिख लें। कंटकावृता शब्द का अर्थ है बच्चों, कंटक मतलब कांटा, वृता मतलब भरी हुई। कंटकावृता मतलब कांटों से भरी हुई। लिख देंगे भी बाद में उसका शब्द का भी अर्थ। इतना इसका भावार्थ नोट कर लीजिए। इसका भावार्थ नोट कर लें बच्चों। भावार्थ अच्छे से लिख लेंगे। उन दोनों अर्थात महिला किसान और पुरुष किसान की मेहनत से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है वह भी हरी भरी हो जाती है। इस तरह भावार्थ इसका नोट कर लीजिए। और एक शब्द जो छूटा था उसको भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर वो रह गया है। उसको भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और शब्द है बच्चों कंटकावृता। कंटकावृता, इसका अर्थ होगा कांटों से भरी। कंटकावृता, कांटों से भरी हुई। तो पांचवें श्लोक का भावार्थ भी हमने लिख दिया, शब्दार्थ पहले से ही लिखे थे और उसका उच्चारण भी सीख लिए, काव्य पाठ भी, इसका श्लोक पाठ भी करना सीख गए बच्चों। अब हम अंतिम श्लोक जो पाठ का है 6 नंबर, उसके पास पहुंचते हैं। 6 नंबर श्लोक देखेंगे बच्चों। अच्छे से 6 नंबर श्लोक देखें। शाकमन्नं फलं दुग्धम, ध्यान से देखेंगे बच्चों। शाकमन्नं फलं दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं, क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। फिर से देखें। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ तृषाकुलौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ।
शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शब्दार्थ चलेंगे बच्चों। शाकम अन्नम, शाकम मतलब शाक, अन्न सब्जी, अन्नम मतलब दाना अनाज, फलम दुग्धम फल और दूध, तत्वा मतलब देकर, सर्वेभ्य मतलब सबको, तव मतलब वे दोनों, एव मतलब ही, क्षुधा त्रिषाधन आकुलव, त्रिषाकुलव भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम मतलब हमेशा, विचित्र मतलब बहुत विचित्र हैं, आश्चर्यजनक, जनपालक मतलब लोगों का पालन करने वाले। इनका शब्दार्थ लिखेंगे, सुनने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि सुन करके केवल काम भूल जाएगा, इसलिए शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख करके बताया है बच्चों, इसका शब्दार्थ हम लिखेंगे। ये देखिए आ गया है। शाकमन्नम में दो शब्द हैं, पहुंचेंगे अभी वहां पर। ये देखिए दिख रहा है, अब आ गया है, तुरंत आ रहा है आपके पास, पहुंच रहा है बच्चों। शाकमन्नम में दो शब्द हैं बच्चों, देखो ध्यान से, शाकम और अन्नम। शाकम मतलब होता है सब्जी और अन्नम का मतलब होता है अनाज। शाकम अन्नम मतलब सब्जी और अनाज। इसके बाद फिर है क्षुधा त्रिषाकुलौ, दो शब्द हैं इसमें, एक तो क्षुधा है और दूसरा तृषा है और आकुलौ है। देखो, क्षुधा मतलब होता है भूख, क्षुधा का मतलब है भूख, तृषा का मतलब है प्यास और आकुलौ का मतलब है व्याकुल। आकुलौ का मतलब है व्याकुल। अब हम इसको अगर क्षुधा तृषा कुलौ का एक साथ अर्थ करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा भूख और प्यास से व्याकुल। क्षुधा तृषा कुलौ का जब एक साथ हम अर्थ बनाएंगे तो हो जाएगा भूख और प्यास से व्याकुल। एक शब्द अंत में और आया है बच्चों, जनपालकौ। जनपालकौ शब्द का अर्थ है लोगों का पालन करने वाले। पालन पोषण करना, खाना पानी देना, उसको पालन पोषण कहा जाता है। बिना उसके शरीर नष्ट हो जाएगा और कार्य नहीं कर पाएगा कोई, तो इसलिए जनपालक हैं ये देखिए हम छोटा करके ये शब्दार्थ इसका ये श्लोक का दिखा दे रहे हैं पूरा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो बच्चों। और यहाँ पर शब्दार्थ इस पाठ का खत्म हो गया, पाठ यहीं तक था और पूरा शब्दार्थ यहाँ तक मैंने लिख कर आपको बता दिया। ये शब्दार्थ यहाँ पर पूरा हो गया है। यहाँ से शुरू हुआ है ये जो 6 नंबर था। लिख लेंगे शब्दों का अर्थ। शाकम अन्नम, शाकम धन अन्नम, शाकम मतलब सब्जी, अन्नम मतलब अनाज। क्षुधा त्रिषाकुलौ, क्षुधा मतलब भूख, त्रिषाकुलौ में दो शब्द हैं, त्रिषाधन आकुलौ, त्रिषा मतलब प्यास, आकुलौ मतलब व्याकुल, तो तीनों शब्दों का मिलाकर अर्थ हो जाएगा भूख और प्यास से व्याकुल। जन पालकौ, जन मतलब आदमी या लोग, पालकौ मतलब पालन करने वाले, जन पालकौ मतलब लोगों का पालन करने वाले। द्विवचन है क्योंकि महिला किसान पुरुष किसान दोनों के विषय में बात की जा रही है। अब हम इसके बाद भावार्थ दिखाते हैं, इसका भावार्थ नोट कर लीजिए जिससे कि आपका यह काम पूरा हो जाए बच्चों। चलो भावार्थ की तरफ चलेंगे, अब लिख लें, भावार्थ के पास पहुंचते हैं अब हम सब। ये भावार्थ के पास धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ से पांचवें का भावार्थ अब देख करके हमें लिखना है बच्चों। वो भी रहेगा तो आपको कभी भी शब्द का अर्थ भावार्थ समझे रहेंगे तो प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी होती है। ये देखिए यहाँ पर पहुंच गए हम और पूरा एक साथ दिखे ऐसा प्रयास करेंगे। ये देखिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ आपको पूरा वह श्लोक पांचवा और भावार्थ भी दिख जाए। ऐसी ही स्क्रीन बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं एक बार। हाँ देखेंगे अब। शाकमन्नं फलं दुग्धम, ध्यान से देखेंगे। शाकमन्नं फलं दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं
विचित्रौ जनपालकौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। अर्थ देखें, सभी का मैंने अलग अलग करके समझा दिया है। वे दोनों, तव मतलब वे दोनों, कौन दोनों? महिला और पुरुष किसान, ये दोनों क्या क्या ये कहते हैं? विचित्रौ जनपालकौ, बहुत विचित्र लोगों का पालन करने वाले हैं, बहुत विचित्र जनपालक हैं। जनपालक मतलब लोगों का पालन करने वाले, क्योंकि जो लोगों का पालन करते हैं दूसरों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं खुद नहीं खाते, दूसरों को खिला देते हैं। गरीबी के कारण जो कुछ इनके यहाँ पैदा होता है बच्चों सब बेच देते हैं ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, और इनके पास इतना कम रह जाता है कि पूरा खाने को भी नहीं हो पाता है, ये कहने का मतलब है। तो क्यों विचित्र जनपालक हैं? क्योंकि वे सर्वेभ्यः मतलब सबको, सभी को, वे सबको क्या क्या? शाकम अन्नम फलम दुग्ध्वा, सब्जी अनाज फल और दूध को दत्वा मतलब देकर, देकर स्वयं क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, सुधा और भूख, स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। नित्यम मतलब हमेशा, ये हमेशा की ऐसी बात है। वे हमेशा दूसरों को सब्जी और अनाज, वे सबको हमेशा सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। चाहें तो हम यहाँ पर हमेशा शब्द जोड़ सकते हैं। यहाँ पर चाहें हम तो हमेशा शब्द जोड़ दें, क्योंकि वह एक शब्द छूटा सा लग रहा है तो यहीं पर जोड़ देते हैं हम। जोड़ देते हैं, एक शब्द आप कह रहे हैं तो देखिए तुरंत जोड़ता हूं मैं। प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं, इस तरह से बन गया। वे दोनों महिला और पुरुष किसान विचित्र जनपालक हैं, क्योंकि वे सबको सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। नोट कर लें बच्चों इनका, ये भावार्थ लिख लें। इतना लिख लेंगे तो आप समझिए इस पाठ का पूरा अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, श्लोक पाठ सब आपने अच्छे से समझ लिया और कर लिया, जिससे केवल अभ्यास रह जाए बच्चों। इसको कर लो अच्छे से। अच्छे से कर लें, और यहीं पर मैं अब इसको लिखने के बाद यहीं पर पाठ को रोकूंगा। अभ्यास अब मैं अगले दिन करूंगा बच्चों। इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं, अभ्यास अगले दिन करूंगा। जिनका बचा हुआ हो देख करके पूरा कर लें इसको। वे दोनों महिला और पुरुष किसान विचित्र जनपालक अर्थात लोगों का पालन करने वाले हैं। वे सबको सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। पूरा हो गया बच्चों।